तो आदाब, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। मैं आपका अपना ठाकुर प्रखर सिंह आज फिर एक नई कहानी के साथ उसी क्रम में कहानी के उसी सिलसिले में फिर से हाजिर हुआ हूँ। आज की जो कहानी है, आज मैंने कोई इंट्रो वगैरह नहीं दिया, स्टार्टिंग एकदम सिंपल रखी है। आज की जो कहानी है, ये कहानी किसी दूसरी जगह से जुड़ी थी। कहानी 1000 किलोमीटर दूरी की थी। लाश एक दूसरी जगह मिलती है और ये जो मामला पूरा खुला बस कुछ मगरमच्छों की वजह से खुला। तो अब सीधा चलते हैं आज की इस कहानी के ऊपर। लेकिन कहानी शुरू करूं उससे पहले आपसे एक छोटा सा निवेदन कि अगर आप हमारे वीडियो पे नए हैं, हमारे चैनल पे नए हैं, तो वीडियो को एक लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अगर आप इस समय लाइव देख रहे हैं तो लाइव चैट का एक ऑप्शन है, आप उस पर कमेंट कीजिए, खुद से बात कीजिए, एक दूसरे से बात कीजिए। इससे हमारी फैमिली में एक स्ट्रांग बॉन्डेशन आएगी। तो काफ़ी समय हो गया, तो अब सीधा चलते हैं आज की इस कहानी के ऊपर। तो इस कहानी की शुरुआत होती है अमेरिका के टेक्सास में एक छोटी सी नदी में। ये मैं बात कर रहा हूँ साल 2011 के 24 जुलाई तारीख की। दरअसल 24 जुलाई को अमेरिका के टेक्सास की एक छोटी सी नदी में अचानक से मगरमच्छों का जमावड़ा लग जाता है। अब आसपास के लोग जब देखते हैं कि अचानक से बड़ी उथल पुथल मची है, जो मगरमच्छ हैं बड़ी हरकत कर रहे हैं, तो सारे लोगों का जो ध्यान था उस नदी की तरफ जाता है। और उन्हीं में से कुछ लोगों की निगाह उसी नदी में तैरते एक इंसानी अंग पे पड़ती है। अब आसपास के लोग जब उस इंसानी अंग को देखते हैं तो देखने के बाद थोड़ा सा घबराते हैं। घबराने के बाद आसपास के लोगों में चर्चा करते हैं, कौतूहल मचता है कि आखिर इस नदी में ये इंसानी अंग किसका है, कौन मर के पड़ा है, किसी मगरमच्छ ने हमला कर दिया या फिर कोई और बात है। सारी कौतूहल, सारी चीज़ें चलती रहती हैं। और इसी बीच जो मामला था वो पुलिस तक जाता है। पुलिस वहाँ पे आती है। अब लेकिन सवाल यही था कि उस लाश को, उस बॉडी पार्ट को निकाला कैसे जाए। बड़े बड़े एक्सपर्ट्स आते हैं, उन मगरमच्छों को उस लाश से दूर रखा जाता है, ईंट पत्थर मार के, बाकी सारी चीज़ें करके। सारे लोग आते हैं, उस लाश को निकालते हैं। निकालने के बाद लाश जो थी वो कई टुकड़ों में थी। पहले निकालने जाते हैं, एक हाथ मिलता है, उसके बाद एक पैर मिलता है, फिर धड़ मिलता है, उसके बाद थोड़ी दूर तक अंदर तक जब जांच करते हैं तो पुलिस वालों की इतनी अच्छी किस्मत थी और शायद ये मामला खुलना था, इसी वजह से जब थोड़ी देर तक जांच पड़ताल करते हैं तो नीचे एक लड़की का सर भी मिल जाता है। अब पुलिस वाले जब इस लाश को देखते हैं कि एक लाश जो कई टुकड़ों में कटी हुई है, कई पार्ट्स में काट के फेंका गया है, और शायद हाल में ही फेंका गया, नहीं तो मगरमच्छ इसको अब तक खा लेते, बस खाने ही आए थे, लेकिन तब तक गांव वाले फ़ोन करते हैं। तो अब ये लाश किसकी थी, इसको किसने मार के फेंका, मारने वाला कौन है, किस वजह से मारा होगा, ये सारे सवाल आसपास के लोगों के साथ साथ जो पुलिस वाले थे, जो इन्वेस्टिगेशन अफसर आए थे, उन सबके जहन में बस यही एक सवाल था कि आखिर ये लाश है किसकी, पहले इसके बारे में पता करना है, उसके बाद इसको मारा किसने, इसके बारे में पता करना है, फिर मारने की वजह पता करना है, और फिर फाइनली कातिल को सजा दिलवाना है। लेकिन सबसे पहला सवाल बस वही था कि ये मरने वाला आखिर है कौन, ये लड़की है कौन। पुलिस उस लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेजती है। पोस्टमार्टम करने से पहले तक पुलिस वालों के सामने फिर वही सवाल कि इसमें दो वजहें थी। या तो हो सकता है कि किसी मगरमच्छ के हमले में ऐसा हुआ हो, लेकिन लाश को देखने के बाद ही लग रहा था कि जिस हिसाब से बॉडी पार्ट्स को अलग अलग तरीके से काटा गया था, जिस प्रकार से अलग अलग बॉडी पार्ट मिले थे, मामला सीधा सीधा कत्ल, मर्डर की तरफ जा रहा था। फिलहाल पुलिस वाले पूरी लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेजते हैं। उसके बाद जो चेहरा था उसकी तस्वीर को जगह जगह आसपास के इलाकों में, आसपास की जगहों पे जितने भी पुलिस स्टेशन थे, हर जगह इसे भेजते हैं। और भेजने के बाद ये अपील करते हैं सारे लोगों से कि अगर इस लड़की के हुलिये वाली, इस जैसे दिखने वाली कोई लड़की गायब हो या फिर किसी की जानकारी में ऐसी कोई लड़की कभी नजर आई हो तो प्लीज़ आप लोग आइए, थाने में बताइए। मामला बीतता जाता है, समय डे बाय डे बीतता जाता है। और इसी बीच लगभग 2-3 दिनों बाद पता चलता है कि ये जो लड़की है, इसकी जैसी सेम हुलिये वाली, इसके जैसे शकल वाली एक लड़की टेक्सास से लगभग हजारों किलोमीटर दूर, नॉर्थ कैरोलिना ये जगह है, एक स्टेट है यूएस का ही, अमेरिका का ही, उस जगह से एक लड़की अचानक से 10 दिन पहले संदिग्ध परिस्थितियों में गायब भी हुई है। और उसकी मिसिंग कंप्लेंट टेक्सास से लगभग हजारों किलोमीटर दूर एक थाने में लिखाई गई है। अब पुलिस वाले, जो टेक्सास की पुलिस अफसर थे, वो टेक्सास से निकलते हैं। निकलने के बाद हजारों किलोमीटर का सफ़र तय करते हैं और सफ़र तय करके उस जगह पे जाते हैं। और जाने के बाद उस मिसिंग कंप्लेन को पढ़ते हैं। और इस मिसिंग कंप्लेन को जिसने किया था
वो 2 लड़कियां थी। उन दोनों लड़कियों को बुलाते हैं और जिसके बारे में ये मिसिंग कंप्लेन थी, यानी ये लड़की कौन थी, इसके बारे में उन दोनों लड़कियों से जब पूछताछ करते हैं तो लड़कियां धीरे धीरे कहानी बताना चालू करती हैं। दरअसल इस लड़की का नाम लौरा एकरसन था। उम्र लगभग 27-28 साल, शकल से बेहद खूबसूरत। हाल में ही उसने एक बिजनेस भी शुरू किया था, हाल में ही शादी भी हुई थी, छोटे छोटे बच्चे भी थे और अपने परिवार में इतनी ज़्यादा इन्वॉल्व रहती थी कि घर परिवार सारे समाज से कटी हुई थी। लेकिन जो बिजनेस पार्टनर थी दोनों लड़कियां, उन्हें कहीं ना कहीं जब ये लड़की 10 दिनों से 15 दिनों से नहीं दिखती, फ़ोन वगैरह करते हैं तो पता नहीं चलता। इधर हस्बैंड से पूछा जाता है तो हस्बैंड भी मना कर देता, कहता है कि मुझे नहीं पता। तो फिर ये दोनों लड़कियां जाती हैं नज़दीकी थाने में, एफआईआर करती हैं और एफआईआर करने के बाद फिर ये मामला टेक्सास तक पहुंचा। टेक्सास की पुलिस जहां लाश मिली थी वहां तक पहुंचा। अब पुलिस वाले जब इन दोनों लड़कियों की बात को सुनते हैं और सारी जानकारी जब कलेक्ट करते हैं तो इन दोनों से कुछ ऐसा मिला नहीं जिससे कुछ पता चल सके कि इस लड़की को किसने मारा, क्यों मारा। लिहाजा पुलिस वाले अब इस लौरा के पति, जिनका नाम ग्रांट था, इन ग्रांट की तरफ जाने लगते हैं। उसका एड्रेस लेते हैं इन दोनों लड़कियों से और उससे मिलते हैं। मिलने के बाद पूछते हैं, पूछताछ करने के लिए जाते हैं। लेकिन जैसे ही उसके घर पे जाते हैं तो देखते हैं कि घर पे ताला लगा हुआ है। और फिर आसपास के लोगों से जब पूछताछ करते हैं तो पता चलता है कि ग्रांट तो एक दूसरी लड़की से शादी कर चुका है। ये बात जब पुलिस वाले सुनते हैं तो सुनने के बाद बड़े हैरान परेशान कि इधर 2 लड़कियां बता रही हैं कि जो लौरा है वो अपने पति के साथ 15 दिन पहले मिलने गई थी, लास्ट बार उसने यही बताया। और इधर गांव वाले आसपास के लोग कह रहे हैं कि जो ग्रांट है उसकी दूसरी शादी हो चुकी है, वो कहीं और रह रहा है, इधर घर भी बंद है। तो पुलिस वालों को लगता है कि हो ना हो, शायद इस घर से हमें कुछ सबूत मिल जाए या फिर कुछ ऐसी चीज़ मिल जाए जिस वजह से शायद ये केस सुलझाना हमारे लिए आसान हो। शायद बाल का एक टुकड़ा मिल जाए, शायद लौरा का डीएनए सैंपल मिल जाए, तो शायद उस डीएनए से ही हम अलग अलग यहाँ छानबीन कर लें। इन्हीं सारे सवालों के साथ अब पुलिस वाले फिर वहाँ के कोर्ट जाते हैं, घर का ताला तोड़ने की परमिशन लेते हैं और परमिशन लेके जब ग्रांट के घर पे आते हैं, ताला तोड़ते हैं, अंदर जाते हैं तो अंदर का जो नज़ारा था, अंदर का जो मंजर था, उसे देखने के बाद पुलिस वाले एक बार को हक्के बक्के रह जाते हैं। दरअसल अंदर एक अजीब सी ब्लीच की खुशबू, खुशबू कहें या बदबू कहें, जो भी था, पूरे घर में फैली हुई थी। और ये बदबू इतनी ज़्यादा तेज थी, इसकी महक इतनी ज़्यादा आ रही थी कि एक तरह से सांस लेना मुश्किल हो रहा था। फिलहाल जैसे तैसे पुलिस वाले घर के अंदर जाते हैं। जाने के बाद देखते हैं कि घर के जो आधे से ज़्यादा फर्नीचर है वो गायब है। जैसे अगर 3 सोफ़ों का सेट है तो 2 सोफ़े हैं, 1 सोफ़ा गायब है, मेज़ गायब है, कुछ कारपेट जो नीचे बिछाए गए हैं कुछ बिछे हैं, कुछ बेतरतीब तरीके से गायब हैं। और उन चीज़ों को देखने के बाद ऐसा लग रहा था कि यहाँ पे कुछ कारपेट और थे, कुछ मेज कुर्सियाँ और थे, लेकिन जैसे उनको किसी जल्दबाजी में वहाँ से हटाया गया, कोई ऐसी बात है। और ब्लीच का मतलब यही था कि कुछ ऐसा साफ किया गया जो शायद यहाँ पे अगर होता तो उसके लिए खतरा होता ग्रांट के लिए। अब पुलिस वाले अब इस ग्रांट के पीछे पड़ते हैं कि आखिर ये ग्रांट रहता कहाँ है। आसपास के लोगों से पूछताछ करते हैं, उसके पड़ोसियों से पूछताछ करते हैं, लेकिन किसी भी आदमी को, किसी भी शख्स को ना तो ग्रांट की कोई इन्फॉर्मेशन थी, ग्रांट कहाँ रहता, ना ही कुछ ऐसी बात पता थी, ना ही कोई एड्रेस था, ना ही कोई नंबर था। पुलिस वाले फिर थोड़ा सा डिसअपॉइंट होते हैं कि एक लड़की के कातिल को खोजने के लिए हम 1000 किलोमीटर का सफ़र तय कर चुके हैं। मामला 2 लड़कियों तक गया, वहाँ से फिर इसके पति तक आया। घर की हालत कुछ ऐसी है, पति लापता है। अब पुलिस वाले जब कुछ समझ नहीं पाते, उन्हें कुछ समझ में नहीं आता कि करें तो क्या करें, घर से निकलते हैं और निकलने के बाद जैसा थोड़ा आगे जाते हैं तो आगे जाने के बाद देखते हैं कि घर के डायरेक्शन में ही एक सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है। पुलिस वाले जब सीसीटीवी कैमरे को देखते हैं तो देखने के बाद उन्हें लगता है कि चलो मामला तो सॉल्व हो गया। उस सीसीटीवी कैमरे को खंगालते हैं तो देखते हैं कि 13 जुलाई, यानी जिस दिन लास्ट मिली 24 जुलाई को, उससे लगभग 11 दिन पहले जो लौरा है वो ग्रांट के घर में आई तो थी, लेकिन उसके बाद से लौरा के निकलने का कोई सबूत उस कैमरे में मिला नहीं। 13 तारीख की पूरी सीसीटीवी कैमरे को ध्यान से देखा जाता है, 14 तारीख को देखा जाता है। 15 तारीख को जो ग्रांट है वो अपनी नई वाइफ के साथ, जिसका नाम अमांडा था, अमांडा के साथ एक कार में कहीं जाता हुआ दिखाई दे रहा था।
पुलिस वाले फिर उस सीसीटीवी कैमरे का पीछा करते हैं, क्योंकि टेक्सास और ऐसी जगहों पे अमेरिका में थोड़ी थोड़ी दूर पे कैमरे लगे होते हैं। तो स्टेप बाय स्टेप एक एक जगह के कैमरे को खंगाला जाता है। कभी ये लोग किसी दुकान में गए, पुलिस वाले वहाँ जाते हैं, वहाँ पूछताछ करते हैं कि ये दोनों क्या लेने आए थे, तो पता चलता है कि वहाँ से पॉलीथीन ले चुके हैं। किसी एसिड शॉप पे गए तो पता चला वहाँ से इन्होंने ढेर सारा एसिड लिया है। किसी शॉपिंग मॉल में गए, पुलिस वाले फिर वहाँ जाते हैं, वहाँ पूछताछ करते हैं, तो पता चलता है कि ये वहाँ पे आइस बॉक्स ले रहे हैं। इसी क्रम में लगभग 15 दुकानों पे ये दोनों लोग गए थे, और इन दुकानों से जब पुलिस वाले पूछते हैं तो कहीं से एसिड, कहीं से चाकू, कहीं से चॉपर, कहीं से आइस बॉक्स, कहीं से ब्लीच, यही सारी चीज़ें इन अमांडा और ग्रांट ने खरीदी थी। पुलिस वाले अब इन दोनों के पीछे पीछे हर जगह से सीसीटीवी कैमरा खंगालते हुए इन्होंने जहाँ जहाँ अपनी लोकेशन चेंज की, जिस प्रकार से गाड़ियाँ चेंज की, जो कुछ किया, उस लोकेशन को खंगालते खंगालते अंत में ग्रांट की एग्जैक्ट लोकेशन निकाल देते हैं। पुलिस वाले दबिश डालते हैं, दबिश डाल के ग्रांट और उसकी पत्नी अमांडा को उठाते हैं, और उठाने के बाद बस एक सिंपल सवाल पूछते हैं कि जो लौरा तुम्हारे घर आई थी 13 तारीख को, वापस गई क्यों नहीं, और गई तो हमें दिखी क्यों नहीं। अब जब ये सवाल इन दोनों के सामने पुलिस वाले सीधा सीधा पूछते हैं तो ये दोनों थोड़ा सा लड़खड़ाते हैं, और लड़खड़ाने के बाद जब इन दोनों को लगता है कि झूठ बोलने का या फिर बात छिपाने का, बात घुमाने का कोई मतलब नहीं है, तो लड़खड़ाने के बाद ये दोनों टूटते हैं। और फिर जो कहानी निकल के सामने आई, वो कहानी अपने आप में इतनी खौफनाक थी, इतनी भयानक थी कि जिस ऑफिसर ने इस मामले की जांच की थी वो भी एक बार को सिहम गया, सिहर उठा कि लोग ऐसा कैसे कर सकते हैं। दरअसल जो लौरा थी वो शुरू में एक ग्राफिक डिजाइनर का काम करती थी। कुछ दिनों तक ग्राफिक डिजाइनिंग का काम किया, ठीक ठाक पैसा कमाया, आसपास के इलाकों में अच्छा खासा नाम कमाया। जब नाम हो गया, पैसा हो गया, लोगों का ट्रस्ट हो गया, इसके बाद लौरा ने अपना एक बिजनेस खोलने का फैसला किया। और जो दोनों लड़कियां इसके बारे में FIR मिसिंग कंप्लेन दर्ज करवाई थी, ये दोनों लड़कियां भी उसी बिजनेस का हिस्सा थी, इनकी लौरा की बिजनेस पार्टनर थी। ये बिजनेस करती हैं, बिजनेस करने के बाद जगह जगह अपने प्रमोशन के लिए जाती हैं, कभी किसी बैंड को बुलाती है अपनी एम्प्लॉय को खुश करने के लिए, कभी कोई डांस प्रोग्राम कराती है। और इसी बीच इनका एक प्रोग्राम ग्रांट के साथ फिक्स हुआ। दरअसल ग्रांट जो था पीछे से म्यूजिशियन था, बड़ा अच्छा गाना गाता था, गिटार बजाता था। मैंने खुद उसकी वीडियोस कुछ देखी इंटरनेट पे, बाकी अपने रिसोर्सेज से, तो गाना वगैरह बड़ा अच्छा गाता था, गिटार भी अच्छा बजाता था। ग्रांट आता है, अपनी परफॉर्मेंस देता है, परफॉर्मेंस देने के बाद फिर पेमेंट वगैरह लेता है। लेकिन जो लौरा थी कहीं ना कहीं ग्रांट के प्रति थोड़ा सा अब आकर्षित हो चुकी थी। ग्रांट उससे उसका नंबर लेती है, नंबर में धीरे धीरे बातचीत में बदलती है, बातचीत धीरे धीरे दोस्ती में होती है, दोस्ती धीरे धीरे प्यार में बदल जाती है। और अचानक से एक दिन लौरा आती है अपने घर पे, अपने दोस्तों के पास, और कहती है कि मैंने ग्रांट से शादी कर ली। अब ये बात जब दोस्त सुनते हैं, घर वाले सुनते हैं, तो बड़े चौंकते हैं कि अगर तुम्हें शादी करनी थी तो कौन सा हम तुम्हारी शादी के खिलाफ थे, तुम्हें जहाँ करना था तो तुम वहाँ शादी करती। इस तरह चोरी चुप के शादी करने का क्या मतलब था। ये सारे लोग लौरा से नाराज होते हैं, लेकिन लौरा को किसी से मतलब ज़्यादा नहीं था, ना ही अपने माँ बाप से मतलब था, ना ही दोस्तों से मतलब था। वो कहती है कि मैंने कर लिया, तुमको मानना मानो, ना मानना ना मानो, अपने काम से काम रखो। ये सारी चीज़ें जब लौरा बोल देती है, घर वाले को भी थोड़ा सा ये बात चुभ जाती है, घर वाले भी मतलब ख़त्म कर देते हैं। दोनों फ्रेंड भी अब बिजनेस से ही मतलब रखते। लेकिन जैसे ही समय बीतता है, थोड़ा सा समय बीतता है, 1-2 साल हो जाता है शादी को, तो पता चलता है कि जो ग्रांट है वो ड्रग्स और एल्कोहल का बहुत बड़ा आदी है। बिना ड्रग्स के, बिना एल्कोहल के वो रह ही नहीं सकता। अब ये बात जब लौरा को पता चलती है तो लौरा उसे समझाती है कि ड्रग्स वगैरह का चक्कर छोड़ दो, ये चीज़ें अच्छी नहीं हैं। समय बीतता जाता है, धीरे धीरे दोनों में तकरार होती है। तकरार होते ही इसी बीच इन दोनों के 2 बच्चे भी हो जाते हैं। लेकिन अब लौरा जैसे जैसे समझाती कि तुम नशा छोड़ दो, 2 बच्चे हो गए, इनकी जिम्मेदारी हमारे ऊपर है, एल्कोहल ना रख पियो। और इस बात की शिकायत जब ये अपने दोस्तों से करती, अपने दोस्तों को बताती कि जो ग्रांट है वो एल्कोहल पीते हैं, ड्रग्स लेते हैं, तो इसका रिजल्ट ये हुआ कि जो ग्रांट था वो सीधा सीधा अब कहता है कि तुमको अपनी किसी दोस्त से बात नहीं करनी, ना ही कोई नया दोस्त बनाना। अब जो लड़की एक बिजनेसमैन है, एंटरप्रेन्योर है, वो सबसे बात करेगी, सबको अपना प्रोजेक्ट समझाएगी, तभी उसका बिजनेस चलेगा। लेकिन ग्रांट था कि वो किसी से बात नहीं करने देना चाह रहा था।
मना कर रहा था तुम्हें किसी से बात नहीं करनी है। अब ग्रांट जब मना करता है तो लौरा भी इस बात को मान जाती है। मानने के बाद सबसे कनेक्शन धीरे धीरे कम कर देती है। बिजनेस भी धीरे धीरे अब ठप होने लगता है। इन दोनों लड़कियों को परेशानी भी होती है। लौरा को लगता है कि शायद इससे ही ग्रांट सुधर जाए, नशा छोड़ दे, सारी चीज़ें कर दे। लेकिन जो चीज़ें थी, जो सिचुएशन थी, समय के साथ साथ और बिगड़ती जा रही थी। समय धीरे धीरे बीतता जा रहा था, दोनों में तकरार बढ़ती गई। नतीजा ये हुआ कि अब एक दिन इसे पता चला कि जो ग्रांट है इसकी शादी न्यूयॉर्क में एक दूसरी लड़की से हो चुकी है। अमूमन जो ग्रांट था वो घर से बाहर रहने लगा था और एक दिन एक फेसबुक प्रोफाइल में इसने टैग देखा तो टैग में जो अमांडा थी ग्रांट को टैग करके हस्बैंड वगैरह ये सारी चीज़ें लिखी हुई थी। अब ये चीज़ जब लौरा देखती है तो देखने के बाद एक तरह से उसके पैर तले जमीन खिसकती है। एक आदमी जिससे मैंने शादी की, शादी करने के बाद 2 बच्चे हुए, ये आदमी मुझे छोड़ के इस कदर एक दूसरे लड़की के साथ रह रहा है, उससे शादी कर चुका है। लौरा वहाँ से टिकट कटाती है। टिकट कटा के सीधा सीधा न्यूयॉर्क जाती है। न्यूयॉर्क में जाने के बाद ग्रांट से कहती है कि जब मेरी शादी तुमसे हुई थी, ऑलरेडी तुम्हारे पास एक बीबी है, तो तुम दूसरी शादी कैसे कर सकते हो। अब ये बात जब ग्रांट सुनता है तो ग्रांट सीधा सीधा ऐसा जवाब देता है जिसे सुनने के बाद लौरा सख्ते में आने वाली थी। दरअसल ग्रांट कहता है कि जो हमारी तुम्हारी शादी का कागज़ था, ध्यान से देखो, मैंने उस पर दस्तखत किया ही नहीं। यानी अब तक तुम मेरे साथ बस लिव इन में रह रही थी, हमारी तुम्हारी कोई शादी नहीं हुई है। अब ये बात जब लौरा सुनती है तो एक तरह से उसकी हवा ख़राब हो जाती है कि एक आदमी जिसके साथ मैंने अपना सब कुछ शेयर किया, सारा बिजनेस चौपट कर दिया, सारे दोस्त छोड़ दिए, 2 बेटे हो गए, और अचानक से फिर ये कह रहा है कि शादी नहीं किया। अब करें तो करें क्या। लौरा वहाँ से वापस आती है, पुलिस थाने जाती है, रिपोर्ट लिखवाती है, मामला कोर्ट में जाता है। धीरे धीरे मामला तलाक की तरफ बढ़ता है, दोनों में तलाक होने लगता है। और इस तलाक में फिर सबसे बड़ा सवाल यही था कि बच्चों की कस्टडी किसे मिलेगी। लौरा चाह रही थी कि कस्टडी उससे मिले, ग्रांट चाह रहा था कि कस्टडी उससे मिले। अब चूंकि लौरा सारे बिजनेस वगैरह अपने ठप कर चुकी थी तो कोर्ट भी ग्रांट की साइड लेती है और अंत में कहती है कि देखो लौरा, तुम कमाती वगैरह हो नहीं, तो जो बच्चों की कस्टडी है वो ग्रांट को ही मिलेगी। चूंकि लालन पालन करने के लिए तुम्हारे पास ना पैसे हैं ना कोई रिसोर्सेज हैं, तो तुम खिलाओ पिलाओगी कैसे। अब इसके बाद लौरा एकदम परेशान होती है, फिर से PIL फाइल करती है और उसके बाद दोबारा इस बिना पे कि जो ग्रांट है वो थोड़ा सा साइको है, नशे वगैरह करता है, बच्चों की परवरिश जो है ठीक से नहीं कर पाएगा, तो बच्चों की जो कस्टडी है कुछ हिस्सा मुझे भी मिले। कोर्ट इस बात को सुनती है और सुनने के बाद ये फैसला देती है कि 3 दिन जो दोनों बच्चे हैं वो ग्रांट के पास रहेंगे और 2 दिन तुम्हारे पास, और ये क्रम हमेशा चलता रहेगा तब तक जब तक बच्चे बड़े ना हो जाएं और अपना डिसीजन खुद ना ले लें कि वो कहाँ रहना चाहते हैं, तुम्हारे साथ या ग्रांट के साथ या फिर अकेले। फिलहाल इस बात पे भी दोनों राजी होते हैं। राजी होने के बाद लेकिन अब फिर ग्रांट के पास वही समस्या थी कि बार बार उसे लौरा के पास आना था बच्चों की कस्टडी लेने। वो भी अपने बच्चों से प्यार करता था। इधर जो नई वाइफ थी वो न्यूयॉर्क में रहना चाह रही थी और जो लौरा थी ये न्यूयॉर्क से कई 100 किलोमीटर दूर इधर रह रही थी। तो फिर अब करें तो करें क्या। इसी भी दोनों में तकरार भी बढ़ती गई। तो फिर फाइनली दोनों ने एक प्लान बनाया कि अगर कैसे भी करके लौरा को रास्ते से हटा दिया जाए तो फिर उसका परिणाम ये होगा कि बच्चे मेरे ही पास रहेंगे और लौरा पहले से ही हर समाज से, सोसाइटी से आइसोलेटेड है, सबसे कटी हुई है। तो अगर इसको मार देता हूँ तो शायद कोई इसको पूछने वाला कोई है नहीं। इसी बात को लेके एक दिन जब लौरा अपने बच्चों की कस्टडी लेने के लिए 13 जुलाई साल 2011 अपने बच्चों की कस्टडी को लेने के लिए इसके पास आती है, तो ये उसी घर में जहाँ ये पहले लौरा के साथ रह रहा था उसी घर में इनको बुलाता है। बुलाने के बाद बहस होती है, बहस धीरे धीरे हाथापाई में बदलती है। उसके बाद ये गला दबा के लौरा की हत्या करता है। हत्या हो गई उसके बाद फिर ये अमांडा को कहता है कि लाश को ऐसे ठिकाने लगाना है कि लाश कभी मिले ही ना और कहीं से भी मर्डर प्रूफ ना हो। हत्या करता है। हत्या करने के बाद फिर इसके पास कई ऑप्शन आते हैं कि पहला कि लाश को कुछ ऐसे कर दिया जाए, एसिड में गला दिया जाए कि लाश मिले ही ना। ये जाते हैं एसिड लेके आते हैं, बाथरूम में लाश को गलाने की कोशिश करते हैं, लेकिन कोई भी एसिड इतना ताकतवर नहीं होता कि लाश को इस कदर गला दे। और इधर बदबू भी इस कदर फैल रही थी कि आसपास के सारे लोग इकट्ठा हो रहे थे, दरवाजे पे नॉक करके पूछ रहे थे कि कैसे, किस चीज़ की बदबू है, क्या महक रहा है या फिर किस चीज़ की दुर्गंध आ रही है। इसी वजह से जब एसिड से गलाने की पूरी कोशिश करते हैं, लाश नहीं गलती, तो फिर ये मार्केट जाते हैं।
चाकू लाते हैं। चाकू लाने के बाद लाश को छोटे छोटे टुकड़ों में काटते हैं, आइस क्यूब में आइस भरते हैं, उसके बाद बॉडी पार्ट्स को भरते हैं और अपने एक दोस्त को फ़ोन करते हैं और उससे पूछते हैं कि पूरे अमेरिका में ऐसी नदी कहाँ मिलेगी जिसमें ढेर सारे मगरमच्छ रहते हों। यानी अगर मगरमच्छों वाली नदी में लाश को फेंका जाएगा तो मगरमच्छ लाश को खा लेंगे, लाश कभी मिलेगी ही नहीं और मामला रफा दफा हो जाएगा। दोस्त बताता है कि टेक्सास में एक जगह है, वहाँ पे शायद कुछ मगरमच्छ रहते हैं, एलिगेटर रहते हैं। इसके बाद ये आइस बॉक्सेस में लाश को पैक करता है, छोटे छोटे टुकड़ों में काटता है और काटने के बाद एक गाड़ी बुक करता है, एक ट्रक नुमा लोडर बुक करता है, उसमें फिर लाश के टुकड़ों को रखता है, उस आइस बॉक्स को रखता है। उसके बाद जाता है, जाने के बाद एक नाव बुक करता है, नाव में थोड़ा आगे जाता है और उसी नदी में, यानी मर्डर जहाँ किया था वहाँ से 1000 किलोमीटर दूर आगे आके उसी नदी में 24 तारीख को उस लाश के टुकड़ों को बहा देता है। यानी टोटल 10 दिन तक वो लाश उसी आई बॉक्स में पड़ी हुई थी। अब जैसे ही लाश फेंकी जाती है, आसपास के जो मगरमच्छ थे उनके नाकों में खुशबू पहुंचती है मांस की, वो आकर्षित होते हैं। और अमूमन डिस्कवरी चैनल वगैरह जो आप लोगों में से देखते होंगे, उन्हें पता होगा कि जब मगरमच्छ खाते हैं तो आपस में फाइट बहुत करते हैं, एरिए को लेके, खाने को लेके, आधिपत्य को लेके लड़ाइयाँ होती हैं। और ऐसी ही लड़ाई उन मगरमच्छों में मस्ती है, पानी में उथल पुथल होती है और आसपास के सारे लोगों का ध्यान उस जगह पे जाता है और जो लाश है वो देखते हैं और पुलिस को फ़ोन करते हैं। अब ये सारी चीज़ें जब पुलिस वाले सुन रहे थे और ग्रांट बता रहा था, तो इसी बीच अमांडा एक और चीज़ बोलती है, कहती है कि ये जो पूरा क्राइम हुआ है इसमें तो मैं शामिल ही नहीं हूँ, तो मुझे आप क्यों पकड़े हैं। और जो पूरी कहानी बताएगी इसमें कोई भी रोल अमांडा का नज़र ही नहीं आ रहा था। पुलिस वाले फिर परेशान होते हैं, हैरान होते हैं, चौंकते हैं। फिर मामला कोर्ट में जाता है और अमांडा फिर अपना वही पक्ष रखती है, तो मैंने तो कुछ किया ही नहीं। ग्रांट भी शांत था, लेकिन कोर्ट हत्या में साथ देने और लाश को छुपाने, इन सारी चीज़ों में अमांडा को भी दोषी मानती है और ग्रांट को लगभग 60 साल और अमांडा को 20 सालों की सज़ा देती है। यानी अमांडा जो है वो शायद 2023 तक, माफ़ कीजिए 33 तक बाहर आ जाएगी और ग्रांट तो अभी शायद कई सालों तक जेल में रहेगा, शायद वहीं मर भी सकता है। तो फिलहाल ये थी पूरी कहानी। और आजकल जितनी भी कहानियाँ मैंने सुनाई उसमें एक चीज़ बड़ी कॉमन सी निकल के आई कि जो भी लड़की चाहे जिससे शादी करती है, शादी करने के बाद वो आइसोलेट हो जाती है, अपने परिवार को छोड़ देती है, अपने दोस्तों को छेड़ देती है, किसी आदमी के कहने पे उसी को अपनी दुनिया मान लेती है। तो ऐसी लड़कियों के साथ जब आदमी कोई क्राइम करता है तो क्राइम करने में ज़्यादा हिचकिचाता नहीं, क्योंकि उसे पता है कि इसको पूछने वाला कोई नहीं है। तो इस कहानी से सबसे बड़ा मैसेज आपको यही लेना चाहिए कि आप चाहे जिसके साथ रिलेशनशिप में हैं, चाहे जो है, लेकिन आप आइसोलेटेड ना रहें, समाज से जुड़े रहें, अपने दोस्तों से बात करें, आसपास के लोगों से, घर परिवार पे हाल चाल लें। इससे क्या होगा कि अगर आपके साथ कोई क्राइम करना भी चाहेगा तो कहीं ना कहीं वो डरेगा कि अगर हो सकता है मैं इसको मार दूं, अभी इसकी मम्मी का फ़ोन आ जाए, पापा का फ़ोन आ जाए, दूसरे दिन FIR हो जाएगा, मामला फंस सकता है। लेकिन चाहे श्रद्धा वाला केस हो, चाहे कल मैंने जो सुनाया था उसमें, इन सारी चीज़ों में एक चीज़ बड़ी कॉमन थी। जूही वाला केस जो था, बड़ी कॉमन सी चीज़ थी कि पूछने वाला कोई था नहीं, तो कातिल को कत्ल करके लाश को ठिकाने लगाने में शायद अगर महीनों टाइम लगाए तो उतना वक्त कातिल को बड़े आराम से मिल सकता था। इसी वजह से कातिल भी बड़े आराम से लाश को ठिकाने लगाते, चूँकि उन्हें डर नहीं होता कि कोई पूछने आ जाएगा या फिर कोई फ़ोन कर देगा। तो इस कहानी से भी यही मैसेज आपको लेना चाहिए और कहानी यहीं ख़त्म होती है। तो अब आपसे कल फिर मुलाकात होगी, लेकिन अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक आप कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कोई सुझाव, कोई सजेशन अगर आप देना चाहें तो प्लीज़ दीजिएगा, क्योंकि ये सारी चीज़ें जब आप करते हैं तो मैंने जैसे आपको बहुत पहले मैं कहता था कि आप अपने तरीके से अपनी तरफ से एक गिलास ग्लूकोज मुझे दे देते हैं कल की मेहनत के लिए, कोई अच्छी कहानी और ढूंढ के लाने के लिए। और आपसे कुछ चाहिए नहीं, बस आपका ऐसे प्यार मिलता रहे। बहुत जल्द हमारी फैमिली 3000 की होने वाली है। तो बस अब आपसे कल फिर मुलाकात होगी किसी दूसरी कहानी के साथ। तब तक अच्छे रहिए, खुश रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।